Hello, my dear students. Welcome to the revision lecture of CA Inter Law with me, CA प्रीति अग्रवाल. अब तक हमने काफी चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं. आगे बढ़ते हैं हमारी डिस्कशन के साथ. आज हम रिवाइज करेंगे एक बहुत ही छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर, डिबेंचर्स. ये जो आप देख रहे हो ये मेरी कॉन्सेप्ट बुक है. इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड हैं फ्रॉम योर ICAI मटेरियल इन सिंपल एंड इजी टू लर्न फॉर्मेट. ये बुक अवेलेबल है मेरी वेबसाइट capreetyagarwal.com पे. इसी के साथ मेरा एक कंपाइलर भी अवेलेबल है. Compiler is a compilation of all the past exam questions, study material, RTP, MTP questions arranged unit-wise with full length answers as expected by ICAI. तो ये देखो हम चैप्टर 3 अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है. अभी इस कंपाइलर की खासियत क्या है, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस में ना मैंने ऐसे प्रोविजंस, फैक्ट्स, कंक्लूजन इस तरीके से दिया है. जैसे प्रोविजंस, फैक्ट्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन. हर एक क्वेश्चन में कभी कभार वो पॉसिबल नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन ऑल्सो. लेकिन जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें मैंने आपको दिया है प्रोविजंस, फैक्ट्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन. ऐसे मैंने आंसर को डिवाइड करके आपको दिया है, तो आपको पता चलेगा कि आंसर कैसे स्टार्ट करना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है और आंसर को कंक्लूड कैसे करना है. दीज आर द आंसर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय ICAI. तो आपको आइडिया आएगा कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को प्रोविजंस, फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन इस तरीके से मैंने दिया है. कंपाइलर अपडेटेड है, इसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं विच आर एप्लीकेबल फॉर योर अटेम्प्ट. अमेंडमेंट्स भी इसमें है. You can purchase both these books from my website capreetyagarwal.com. चार्ट बुक हमारे पास अवेलेबल है जिसमें मैंने समरी चार्ट्स दिए हैं, तो एक बार वेबसाइट जरूर विजिट करना. एग्जाम का टाइम है, आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत होगी. हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, 3 पेपर टेस्ट सीरीज, 50 मार्क्स सिलेबस, 50 मार्क्स हाफ सिलेबस. वी हैव 100 मार्क्स सिलेबस का एक मॉक टेस्ट. जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपको वो प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट पे जरूर मिल जाएगा. ऑलराइट, तो इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन डिबेंचर्स की. ये जो हमारे रिवीजन लेक्चर्स है ये टोटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बने हैं. मतलब जो चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हम वही सब चीजें कवर करें. जो बहुत इजी है, जो आपको ऑलरेडी पता है, उसको फिर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. लास्ट मिनट पे आप वो कर सकते हो. यहाँ पर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन कराऊंगी कि कौन से पार्ट पे क्या टाइप का क्वेश्चन आता है, कितने फ्रीक्वेंटली आता है, MCQ आता है कि केस बेस्ड आता है. ये सारी नॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो डिबेंचर में क्या आपको डेफिनेशन पढ़नी है? हाँ, क्योंकि अगर आपको फीचर्स या एसेंशियल एलिमेंट्स का क्वेश्चन आता है तो स्टार्ट तो आपको डेफिनेशन से ही करना पड़ेगा. तो डिबेंचर क्या होता है, मैं कीवर्ड्स हाईलाइट करवा देती हूँ आपको. इट इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट. लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है इसकी डेफिनेशन विच इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 30. डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग, मतलब शोइंग अ डेट, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट. इट मींस वेदर सिक्योर्ड और नॉट. आपके डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं. ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब वो डिबेंचर को डिफाइन नहीं कर रही है लेकिन बोल रही है कि ये सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड है. तो डिबेंचर वर्ड जहां पर यूज किया गया है, तो एक्ट में जहां पर भी डिबेंचर वर्ड यूज किया गया है वो सारे प्रोविजन डिबेंचर स्टॉक को भी अप्लाई करेंगे. ये वही स्टॉक है जो हमने पहले भी कवर किया था, शेयर वाला स्टॉक. लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि शेयर का जो स्टॉक रहता है that cannot be issued ab initio. पहले आपको शेयर्स इशू करने हैं, इंश्योर करना है that they are fully paid up, only then you can convert that into stock. लेकिन ये जो डिबेंचर वाला स्टॉक है that can be issued ab initio. स्टॉक इसीलिए इशू किया जाता है कि एक साथ मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं. इंस्टेड ऑफ इशूइंग वन डिबेंचर इट इज बेटर कि मैं स्टॉक ही इशू कर दूं. ठीक है, तो इट इंक्लूड्स डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स. अच्छा, बॉन्ड्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड है. ये जनरली गवर्नमेंट इशू करती है. आपको बॉन्ड्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा इसलिए मैंने ये नहीं कवर करी. मेरे रेगुलर लेक्चर्स में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि डिबेंचर स्टॉक का मीनिंग क्या होता है एंड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर में क्या फर्क है. लेकिन एग्जाम में आएगा वो मुझे नहीं लगता है. इट इंक्लूड्स एनी अदर इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग अ डेट, मतलब इट इज शोइंग अ डेट. तो रिटन एक्नॉलेजमेंट अगर आपको मिल गई कि हाँ हमें आपको ये पैसे रीपे करने हैं तो उसको डिबेंचर माना जाएगा. लेकिन प्रोवाइजो दिया है यहाँ पर दैट दीज इंस्ट्रूमेंट्स विच आर कवर्ड इन चैप्टर 3D ऑफ द RBI एक्ट 1934, इन्हें डिबेंचर नहीं माना जाएगा. दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिबेंचर. तो ये 3D में क्या आता है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे जैसे
फॉरवर्ड, स्वैप, ऑप्शन, यहाँ पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे, रिपो, रिवर्स रिपो, या फिर सिक्योरिटीज इशूड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने दिए हैं चैप्टर 3D में जिन्हें हम डिबेंचर नहीं मानेंगे। Any other instrument as may be prescribed by the central government in consultation with RBI, इनको हम डिबेंचर नहीं मानेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो ये पूरा ही आपको लिखना पड़ेगा कि डिबेंचर की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि ये प्रोवाइजो भी यहीं पर इंक्लूडेड है, सो यू विल हैव टू राइट इट। फीचर्स क्या है ये मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन आएगा। ये फीचर पे क्वेश्चन आ सकता है, मोस्टली 2 मार्क्स तक की वेटेज का आपको क्वेश्चन आएगा कि वेदर डिबेंचर्स विद वोटिंग राइट्स कैन बी इशूड। लॉ बोलता है कि नहीं कर सकते अंडर एनी सर्कमस्टेंस। अब इंस्टीट्यूट आपको कंफ्यूज कैसे करेगा, अरे इनके आर्टिकल्स में या मेमोरेंडम में अलाउ किया है टू इशू डिबेंचर्स विद वोटिंग राइट्स। आप बोलोगे कि हमको बहकाने की कोशिश मत करो, अगर मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल्स अलाउ भी करता है तो भी आप डिबेंचर्स विद वोटिंग राइट्स इशू नहीं कर सकते, अंडर एनी सर्कमस्टेंस नहीं कर सकते। लॉजिक क्या है इसका, देखो डिबेंचर्स जो होते हैं दे आर मियरली लेंडर्स, वो लोन दे रहे हैं, तो अगर हम उनको वोटिंग पावर भी दे देंगे तो वो सारे डिसीजंस अपने ही फेवर में लेने वाले हैं। सो दे आर मियरली लेंडर्स, दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट्स इन द मीटिंग। अभी कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, नो कंपनी अंडर एनी सर्कमस्टेंस कैन इशू डिबेंचर्स कैरिंग वोटिंग राइट्स। अगर मेमोरेंडम अलाउ करता भी है ना तो भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट गिव देम some right to influence the decisions of the company. They are not in a position to influence the policy of the company in any manner which is detrimental to the interest of the shareholders. क्योंकि ये लोग तो अपने ही बारे में सोचेंगे, शेयर होल्डर्स के बारे में कहां पर सोचने वाले। इसीलिए लॉ बहुत ही क्लियर है that you cannot allow debentures with, you cannot issue debentures with voting rights। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है तो आपको सेक्शन 71 लिखना कंपलसरी है। आपको सेक्शन 71 लर्न ही करना है, वो डिबेंचर से रिलेटेड। अगर आपको इसके सब सेक्शंस नहीं याद होते तो सेक्शन 71 तो लिखो ही लिखो, ठीक है, तो वो तो आपको लिखना ही लिखना है। बाकी मुझे नहीं लगता इन पे क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है ना, ये आपको शायद एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है कि अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है और वो अलॉटमेंट कर रही है ऑफ एनी डिबेंचर्स, तो फिर आपको आरओसी के पास एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है इन फॉर्म PAS3 विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये एमसीक्यू में हमको पूछा जा सकता है, ठीक है। बाद में शेयर और डिबेंचर का यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन दिया है, ये आप देख सकते हो। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा सिक्योर्ड डिबेंचर, इस पे शायद क्वेश्चन आ सकता है, वैसे बहुत कम ही आता है। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है उस पे वो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस अभी नहीं पूछते, मतलब उनके पास और भी बहुत वैरायटी ऑफ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है जिन पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लैटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, इसका जो सेकेंड पार्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं कि मैंने डिबेंचर्स इशू किए हैं। डिबेंचर क्या होता है कि मैं बैंक के पास ना जाते हुए पब्लिक से लोन उठा रही हूं, तो कंपनी क्या कर देती है, कंपनी आउटसाइडर्स से, मतलब पब्लिक से, ठीक है, कंपनी पब्लिक से लोन ले रही है और उनको एक एक्नॉलेजमेंट दे रही है और उस एक्नॉलेजमेंट को हम बोलते हैं डिबेंचर। अब पब्लिक बोलती है भाई तुम लोन ले रहे हो हमसे, तुमने रीपे नहीं किया तो कंपनी कुछ सिक्योरिटी देती है, ठीक है। तो कंपनी जब सिक्योरिटी दे देती है ना टू द पब्लिक, तो उन डिबेंचर्स को हम बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अब पब्लिक के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो सिक्योरिटी को मैनेज करे, देखे कि वो सफिशिएंट है नहीं है। अगर कंपनी ने लोन रीपे नहीं किया तो सिक्योरिटी को बेच दो। ये सारी चीजें करने का कंपनी के पब्लिक के पास टाइम नहीं है, इसीलिए वो अपॉइंट करते हैं इस चीज के लिए डिबेंचर ट्रस्टी। तो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं कि कंपनी जो सिक्योरिटी क्रिएट करती है वो डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर में क्रिएट करती है। तो फिर अगर क्या होगा, कंपनी ने ये जो लोन है वो रीपे नहीं किया तो डिबेंचर ट्रस्टीज जो होते हैं ना वो उस सिक्योरिटी को बेच के जो भी पैसा आता है उससे डिबेंचर होल्डर्स को पे ऑफ कर देते हैं। तो डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है, ही इज लाइक अ मिडिल मैन, लाइक अ लाइजन बिटवीन द कंपनी एंड द डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर ट्रस्टी क्या देखता है, क्या मीटिंग्स टाइम पे हो रही हैं, क्या रेजोल्यूशंस प्रॉपरली डिबेंचर होल्डर्स के ही फेवर में पास हो रहे हैं कि नहीं, क्या कंपनी टाइम से रीपेमेंट्स कर रही है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे कर रही है, क्या डिबेंचर होल्डर्स के ग्रीवियंसेस सॉल्व हो रहे हैं,
डीले है तो क्यों डीले है, रिडम्पशंस टाइम पे हो रही हैं कि नहीं, तो ये सारी चीजें जो है वो डिबेंचर ट्रस्टी देखता है। अगर डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी ग्रीवेंस है तो ट्रस्टीज के पास वो जा सकते हैं, ट्रस्टी इंश्योर करेगा कि उनके ग्रीवेंसेस सॉल्व हो रहे हैं। ओके, नाउ सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होता है? सिक्योर्ड मतलब कि आपका जितना डिबेंचर का अमाउंट है उससे ज्यादा आपकी सिक्योरिटी का अमाउंट है, तो वो फुल्ली सिक्योर्ड डिबेंचर्स हो गए। अगर आपके डिबेंचर का अमाउंट आपकी सिक्योरिटी के अमाउंट से ज्यादा है, ठीक है, मतलब मुझे डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है 10 लाख, लेकिन मैंने उनको जो सिक्योरिटी दी है वो सिर्फ 6 लाख की, तो ये हो गए पार्टली सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड मतलब मैंने उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी है। ये जनरली वो कंपनीज करती हैं जिनकी बहुत अच्छी गुडविल होती है इन द मार्केट, तो लोगों को उन पे भरोसा है, इसलिए उन कंपनीज को सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट सेक्शन 71 क्या बात करता है कि सिक्योर्ड डिबेंचर्स के लिए आपको रूल 18 फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने वो एज एन आंसर फॉर्मेट आपको ऑलरेडी दे दिया है। एज पर द रूल्स क्या लिखा है, दैट जो भी डिबेंचर आप इशू कर रहे हो इट शैल नॉट एक्सीड 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। मतलब सिक्योर्ड डिबेंचर्स अगर आप इशू कर रहे हो तो आपको रिडम्पशन 10 साल के अंदर अंदर करना ही है, मतलब उसके आगे वाला डिबेंचर तो इशू कर ही नहीं सकते। प्रेफरेंस में 20 years था, यहाँ पे 10 years है। लेकिन अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जो एंगेज्ड है इन सेटिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी हो, अगर आप और डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, अगर आप डेट फंड में इन्वॉल्व हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, company which is permitted by the Ministry of Department of the Central Government or RBI or National Housing Bank or any other statutory authority to issue debentures for a period exceeding 30 years, क्योंकि आपको हमने परमिशन दी हुई है, या फिर आप ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आप पैसा लगा रहे हो, या आप एक कंपनी हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, तो हम आपको परमिट करते हैं टू इशू डिबेंचर्स विच आर रिडीमेबल बियॉन्ड 10 years बट विद इन 30 years। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स में भी हमने ऐसा अलाउ किया था, सेम है। अब ये जो मैंने बोल्ड में आपको दिया है ना, ये आपको लर्न करना है, ठीक है, ये आपको लर्न करना है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब स्टूडेंट्स कभी कभार पूछते हैं कि ये एनबीएफसी जैसी कौन सी होती है, तो जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, तो अगर वो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो फिर आप 10 years से ज्यादा इशू कर सकते हो, बट नॉट एक्सीडिंग 30 years। दे विल बी सिक्योर्ड, हमारे कीवर्ड्स क्या है, दे विल बी सिक्योर्ड बाय क्रिएशन ऑफ अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, या तो आप कंपनी के या फिर एसोसिएट के या सब्सिडरी या होल्डिंग के, तो कैश के आप एसेट्स पे चार्ज क्रिएट कर सकते हो। ये जो चार्ज आप क्रिएट करोगे ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दैट द सिक्योरिटी विल बी क्रिएटेड बाय द कंपनी इन फेवर ऑफ द ट्रस्टी, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स के पास कहाँ टाइम है या उनके पास ये एक्सपर्टीज या नॉलेज नहीं है कि मुझे ये एसेट अभी कैसे बेचूं, क्या प्राइस में बेचूं, मुझे कहाँ पे बेस्ट प्राइस मिलेगा, ये नहीं पता है हमें। ये जो कंपनी है वो ट्रस्टी को अपॉइंट करेगी, ट्रस्टी के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। यू विल अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है, कंपनी अपॉइंट करती है डिबेंचर ट्रस्टी, हाईलाइट करो, बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस या फिर लेटर ऑफ ऑफर सब्सक्रिप्शन, ये प्राइवेट प्लेसमेंट में हो जाएगा। प्रोस्पेक्टस आता है इन केस ऑफ पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, और लेटर ऑफ ऑफर आता है इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट में ये आ जाएगा। आप कैसे भी डिबेंचर्स ऑफर कर रहे हो तो कंपनी एक ट्रस्टी अपॉइंट करेगी, वो भी पहले, बिफोर वर्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्टी आपको प्रोस्पेक्टस या लेटर ऑफ ऑफर इशू करने के पहले अपॉइंट करना पड़ेगा। एंड यू शैल एग्जीक्यूट इन फॉर्म SH12 अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड, ठीक है, तो डीड बनेगी इन फॉर्म SH12, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वी आर preparing this deed to protect the interest of the debenture holders। ये जो डीड है ये बन के आपको 3 महीने में सब फाइलिंग करनी है। you shall execute it within 3 months from the closure of the issue or offer। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी प्रोस्पेक्टस या लेटर के पहले किया जाएगा ताकि लोगों को पता चले, चिंता मत करो डिबेंचर ट्रस्टी है। लेकिन जब डिबेंचर्स अलॉट हो जाएंगे तब आप इनके साथ में एक डीड साइन करोगे ना, ट्रस्टी पहले अपॉइंट किया
कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में करोगे ना कि अब डिबेंचर्स अलॉट हो चुके हैं, अब हम डीड एंटर कर रहे हैं कि आप इन लोगों को प्रोटेक्ट करोगे। सो विद इन 3 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनेगी एंड इट विल बी एग्जीक्यूटेड इन फॉर्म SH-12। ये जो पार्ट है ना, ये आपको लर्न करना है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, फिर इररिडीमेबल तो होगा ही नहीं। परिपशु क्लॉज पे आपको एक शॉर्ट नोट आ सकता है। अभी परिपशु का मीनिंग क्या होता है? परिपशु मीन्स ऑन इक्वल फुटिंग। ठीक है, परिपशु का मीनिंग क्या होता है? ऑन इक्वल फुटिंग। अब इसका क्या मतलब होता है? ABCDEFXYZ ये मेरे डिबेंचर होल्डर्स हैं। ठीक है, ये मेरे डिबेंचर होल्डर्स हैं। अब अगर पारिपासु क्लॉज है, ठीक है, अगर पारिपासु क्लॉज है, लॉ बोलता है इफ द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इज insufficient to satisfy the entire debt। डेट 10 लाख का है, सिक्योरिटी बेचकर मुझे सिर्फ 8 लाख ही मिल पाए, तो आपकी जो सिक्योरिटी का अमाउंट है इट इज इनसफिशिएंट टू पे ऑफ ऑल द डिबेंचर होल्डर्स। क्योंकि पारिपासु क्लॉज है तो इन सब को इक्वल माना जाएगा। ये जो अमाउंट है ये प्रपोर्शनेटली डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये प्रपोर्शनेटली इनको दिया जाएगा, मतलब सबको पैसा मिलेगा, प्रपोर्शनेटली दिया जाएगा। तो अभी जितना भी पैसा है वो इनमें प्रपोर्शनेटली बांटा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर इनसफिशिएंसी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे आगे के जो न्यूमेरिकल वाले हैं उनको मिल गया, जिनका नंबर है उनको मिल गया, पीछे पीछे के लोग रह गए जिन्होंने बाद में सब्सक्राइब किया उनको मिला ही नहीं। नहीं, पारिपासु है मतलब हमारे लिए सब इक्वल है, तो इन सबको प्रोपोर्शनेटली पेमेंट करी जाएगी। लेकिन अगर पारिपासु क्लॉज है ही नहीं तो फिर क्या होगा? तो जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया था उनको पहले पेमेंट मिल जाएगी। मैम एक प्रॉब्लम आ गई, ए बी और सी तीनों ने एक ही दिन पे सब्सक्राइब किया था। आपने तो बोला अगर पारिपासु क्लॉज नहीं है तो इनको डेट के हिसाब से जिसने पहले सब्सक्राइब किया था उसको पेमेंट मिल जाएगा, डेट ऑफ इशू के हिसाब से होगा। अभी तीनों को तो हमने सेम डे पे इशू किए थे। देन इन दैट केस दे विल बी पेड इन अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब जिसको पहले डिबेंचर सर्टिफिकेट देखो, जिसका सर्टिफिकेट का नंबर पहला है, जो न्यूमेरिकल ऑर्डर न्यूमेरिकल पहला दिया हुआ है, तो उसको आप पहले पेमेंट करोगे। तो सपोज ये सुबह आया था, इसका 110 है, इसका 112 है, इसका 111 है, तो पहले ए को दिया जाएगा, फिर सी को दिया जाएगा और फिर बी को दिया जाएगा। तो न्यूमेरिकल ऑर्डर में करेंगे क्योंकि तीनों तो सेम डे पे आए थे ना, तो जो पहले आया था उसको देंगे। तो ये होता है परिपशु क्लॉज। ठीक है, तो परिपशु हो गया। अच्छा, फिर आ जाएंगे अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। डिबेंचर ट्रस्ट डीड। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है, डीड बनती है उनके साथ में, तो ये डिबेंचर ट्रस्ट डीड, इन सब पे आपको मोस्टली थ्योरी क्वेश्चन आएगा, लेकिन आजकल वो लोग एमसीक्यू भी फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन एमसीक्यू भी आएगा। मैंने डिबेंचर ट्रस्ट डीड को सिंप्लीफाई कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसी तरीके से तो हम रेगुलर लेक्चर्स और फास्ट ट्रैक लेक्चर्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है पहले तो ये समझो। ट्रस्टी कौन होता है वो मालूम पड़ जाएगा, तो उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोला जाता है। अब ट्रस्टी कौन होता है? मैंने आपको बताया कि वो कंपनी और डिबेंचर होल्डर्स के बीच का लाइजन है, मतलब वो एक मिडिल मैन है जो दोनों को संभालता है, उनके बीच का कम्युनिकेशन संभालता है। ठीक है, अब ही इज अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। मीटिंग टाइम पे हो रही है कि नहीं, डिसीजंस डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट में है कि नहीं, उनके ग्रीवियंसेस सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, सर्टिफिकेट टाइम लिमिट में इशू हुआ कि नहीं, इंटरेस्ट
और रिडम्पशन, ये सब टाइम पे हो रहा है कि नहीं, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं, तो ये सारी चीजें ट्रस्टी देखता है. So he is appointed to protect the interest of the debenture holders and to address the grievances. अगर डिबेंचर होल्डर्स को पता नहीं कि कंपनी के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, ट्रस्टी को हम कम्युनिकेट करके अपने ग्रीवियंसेस बता देते हैं. ठीक है. कंपनी और ट्रस्टी में अब हमको पता चल गया ट्रस्टी कौन होते हैं. अब अगर ट्रस्टी के पास मुझे ये राइट देनी है कि जा तू मेरे बिहाफ पे कंपनी को मेरे ग्रीवेंसेस बता, देख वो क्यों मेरी मीटिंग्स नहीं बुला रहे, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग्स ही नहीं बुला रहे, वो डिसीजंस ले रहे हैं विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, तू जा. तो अगर ट्रस्टी को ये पावर है तो कोई एग्रीमेंट से ही वो पावर मिली होगी ना. तो कंपनी और ट्रस्टी एक एग्रीमेंट करते हैं जहां पर कंपनी बोलती है हाँ ठीक है, हम तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि तू डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, तुझे अथॉरिटी है कि तू उनके बिहाफ पे हमारे साथ डीलिंग कर सकते हैं. तो कैन आई से कि ये जो ट्रस्टी है ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेटिव हुआ फॉर द डिबेंचर होल्डर्स. तो कंपनी इनके साथ एक एग्रीमेंट करती है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाती है. अभी डीड में क्या लिखा होगा, मैंने सिंप्लीफाई किया है. टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे जिनके बेसिस पे डिबेंचर्स इशू किए गए हैं. तो मालूम तो पड़े कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में है, अगेंस्ट है, क्या लिखा है उसमें. इट डिफाइंस द राइट्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स एंड द कंपनी. क्योंकि हर चीज डिबेंचर होल्डर्स के ही फेवर में नहीं होनी चाहिए, कंपनी की भी तो राइट्स प्रोटेक्ट होनी चाहिए ना. तो डीड में लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, दोनों डिबेंचर होल्डर्स और कंपनी की राइट्स क्या है. इट एम्पावर्स द ट्रस्टी टू अपॉइंट अ रिसीवर ऑन ब्रीच ऑफ कंडीशन. रिसीवर क्या काम करेगा, एसेट बेच, जो सिक्योरिटी है वो बेच के डिबेंचर होल्डर्स को पैसे दे देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. इनमें लिखा रहता है कि हाउ विल द कंपनी कॉल, कंडक्ट एंड होल्ड द मीटिंग ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स. तो ट्रस्टी को मालूम पड़ेगा कि कैसे कॉल होता है, कैसे कंडक्ट होती है, फिर वो देखेगा कि हाँ कंपनी ये काम प्रॉपरली कर रही है कि नहीं. तो ये सारी चीजें डीड में लिखी होंगी. सेक्शन 71 सबसेक्शन 5 क्या बताता है, कंपनी शैल नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस. देखो कंपनी हम तुमको प्रोस्पेक्टस इशू करने नहीं देंगे, और तो और हम तुमको पब्लिक ऑफर ये सब नहीं करने देंगे अनलेस यू हैव बिफोर द इशू और ऑफर अपॉइंटेड वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टीज. अब यहाँ पर वर्डिंग्स हमको क्या बताता है कि एक ही ट्रस्टी होगा ऐसा जरूरी नहीं है, आपके एक से ज्यादा ट्रस्टीज भी हो सकते हैं. ठीक है, अगर इशू का साइज ज्यादा है तो 2-3 ट्रस्टीज भी हो सकते हैं. अब आपको हम पब्लिक को ऑफर करने नहीं देंगे या प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं करने देंगे. यू विल नॉट मेक ऑफर और इन्विटेशन टू होम, पब्लिक या फिर मेंबर्स एक्सीडिंग 500. मतलब पब्लिक में कोई लिमिट नहीं दी हुई, लेकिन अगर मेंबर्स 500 से ज्यादा है तो ट्रस्टी अपॉइंट होगा, 500 से कम है तो जरूरत नहीं है. ठीक है, मेंबर्स कौन है, मेंबर्स ऑफ द कंपनी की बात हो रही है. हम अपने मेंबर्स को भी बोल सकते हैं ना, हम बाहर वालों के पास क्यों जाएं, तुम ही सब्सक्राइब कर लो. यस, तो यू कैन नॉट मेक ऑफर और इन्विटेशन टू द पब्लिक if you have not appointed a trustee. You cannot make offer or invitation to members exceeding 500. तो ये 500 का लिमिट किसको रहेगा, मेंबर्स. 400 मेंबर्स को हमने ऑफर किया तो ट्रस्टी की जरूरत नहीं है. बिफोर द इशू मुझे ट्रस्टी अपॉइंट करना है, 1 या मोर कर सकते हैं. अच्छा, ये कंडीशंस हैं, इस पे थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेम ऑफ द ट्रस्टी विल बी मेंशन्ड इन द ऑफर इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन. क्योंकि मैंने बताया था अपॉइंटमेंट पहले ही करना है, आपको लोगों को बताना है देखो चिंता मत करो ट्रस्टी अपॉइंट हो चुका है. डीड हम बाद में अलॉटमेंट्स हो जाएंगे उसके बाद डीड भी बना लेंगे. ये क्या करेगा, मुझे कहाँ लिखना है, मुझे लेटर ऑफ ऑफर या फिर जितने भी कम्युनिकेशंस है आगे मुझे लिखना है कि ट्रस्टी अपॉइंट हुआ है. मुझे ऐसे ही मैंने किसी का नाम लिख दिया ये मेरा ट्रस्टी है, नहीं चलेगा. ट्रस्टी का कंसेंट लिया, क्या हैज ही एग्री टू बिकम द ट्रस्टी. तो मुझे उसका रिटन कंसेंट लेना है. कब लेना है, बिफोर अपॉइंटमेंट मुझे उसका कंसेंट लेना है. मुझे उसको अपॉइंट करने से पहले अरे वो एग्री कर रहा है क्या ट्रस्टी बनने के लिए, कंसेंट लो फिर अपॉइंटमेंट कर दो.
अ स्टेटमेंट कंफर्मिंग द कंसेंट टू अपीयर इन द लेटर फॉर इन्विटेशन टू सब्सक्राइब। ठीक है, मैं मुझे प्रोस्पेक्टस या मेरा ऑफर लेटर में लिखना है, उसका रिटन कंसेंट मैंने ले लिया है, ये लिखनी है, ये बात लिखनी है मुझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस बेस्ड क्वेश्चन में आता है। नो पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी इफ ही इज ऑलरेडी अ शेयर होल्डर हैविंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर। आप शेयर होल्डर हो, जिसका नाम रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी में है एज अ बेनिफिशियल ओनर। अरे आप शेयर होल्डर हो, आप तो अपने लिए ही सोचोगे, आप कहां डिबेंचर होल्डर्स के लिए सोचोगे ना। आप ट्रस्टी नहीं बन सकते। एनी प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी और ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी या होल्डिंग, ये क्या इनके रिलेटिव भी ट्रस्टी नहीं बन सकते। रिलेटिव ऑफ प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी इन एम्प्लॉयमेंट। एक क्रेडिटर डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। आप क्रेडिटर हो, आप तो अपने बारे में सोचोगे, आप डिवेंचर होल्डर के बारे में थोड़ी ना सोचोगे। Any person who is indebted to company, associate, subsidiary, holding or fellow subsidiary. Any person who has given guarantee for the repayment of principal or interest of the debentures. तुम एक श्योरिटी हो, तुम ट्रस्टी नहीं बन सकते। Any person who has pecuniary मतलब financial और monetary relation with the company. अरे तुम तो अपने फायदे के लिए सोचोगे, तुम डिबेंचर होल्डर्स के लिए थोड़ी ना सोचोगे, इसीलिए इनको ट्रस्टी नहीं बना सकते। अच्छा, अगर तुम्हारा पेक्यूनरी इंटरेस्ट इज मोर देन 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, टोटल इनकम या फिर 50 lakhs और हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब क्या, 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ले लो या फिर टोटल इनकम ले लो या फिर उसको 50 lakhs के साथ कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर। मैम नहीं समझा। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है 2% ऑफ टर्नओवर, टोटल इनकम, या फिर उसको 50 lakhs के साथ कंपेयर करना है, या कोई हायर अमाउंट है, विच एवर इज लेस। ठीक है, तो 2% ऑफ आप टोटल इनकम कैलकुलेट करो या टोटल टर्नओवर, उसको 50 लाख से कंपेयर करो, या फिर कोई हायर अमाउंट होगा, अभी तक तो कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, 2% ऑफ। ओके, 2% ऑफ क्या लेना है आपको, ये इसको किससे कंपेयर करना है, इसके साथ, विच एवर इज लोअर। ठीक है, अगर आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट इससे ज्यादा है, ओके, तो आप क्या करेंगे, सपोज 2% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर आता है 40 lakhs, कंपेयर इट विथ 50 lakhs। ठीक है, 2% ऑफ टर्नओवर आया 40 lakhs, कंपेयर इट विथ 50 lakhs, विच एवर इज लोअर मतलब 40 lakhs। अगर आपका पेक्यूनियरी रिलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो फिर आप ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकते। रिमूवल के लिए मुझे अप्रूवल लगेगा ऑफ होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 3/4 ऑफ द वैल्यू। मतलब अगर सपोज 10 लाख के डिबेंचर्स मैंने इश्यू किए थे, वैल्यू उसका 3/4 मतलब एनी पर्सन होल्डिंग मोर देन 7,50,000 अगर वो अप्रूवल दे देते हैं, तो हम डिबेंचर ट्रस्टी को उसका टर्म खत्म होने से पहले निकाल सकते हैं। ठीक है, हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रस्टी के बारे में। अब कैजुअल वेकेंसी करके भी एक कॉन्सेप्ट है इधर, कैजुअल वेकेंसी। ठीक है, बोर्ड कोई भी कैजुअल वेकेंसी फिल कर सकता है, मतलब कि अगर ट्रस्टी इनकॉम्पिटेंट, सॉरी, ही इज नो लॉन्गर कॉम्पिटेंट टू कंटिन्यू एज अ ट्रस्टी, तो बोर्ड फिल करेगा। ठीक है, कौन फिल करता है कैजुअल वैकेंसी, ये केस में बोर्ड फिल करेगा कैजुअल वैकेंसी। बट वाइल द वैकेंसी कंटिन्यूज द रिमेनिंग ट्रस्टीज मे एक्ट, मतलब मेरे पास ट्रस्टी 1, ट्रस्टी 2 और ट्रस्टी 3 थे, ये इनकेपेबल हो गया ऑफ कंटिन्यूइंग, तो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो चाहिए मुझे 3 ट्रस्टी, लेकिन इसकी कैजुअल वैकेंसी बोर्ड फिल करने तक, ओके, बोर्ड फिल करने तक ये लोग एज अ ट्रस्टी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन कंटिन्यू। अदरवाइज इफ इट इज प्रोवाइडेड दैट सच, अच्छा, प्रोवाइडेड दैट अगर ये वैकेंसी रेजिग्नेशन से क्रिएट होती है तो ये फिल होगी ओनली विद द रिटन कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, क्योंकि रेजिग्नेशन है ना, डिबेंचर होल्डर्स जानना चाहते हैं क्या हो गया भाई, क्यों रिजाइन कर दिया। मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50%। ठीक है, तो अगर रेजिग्नेशन से होती है, हम जानना चाहते हैं
कि क्यों हो गया भाई, तो इसीलिए रिटन कंसेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स लगेगा. देन वी हैव लायबिलिटी ऑफ द ट्रस्टी. ट्रस्टी देखो, यू शुड एक्ट विद रीजनेबल केयर एंड डिलीजेंस. कीवर्ड्स क्या है? यू शुड एक्ट विद रीजनेबल केयर एंड डिलीजेंस. नहीं किया तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा. हमने ना ट्रस्ट डीड में लिख दिया कि नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती हो गई ना तो तुमको माफ कर देंगे. ठीक है, इट इज एग्जेम्प्टिंग द ट्रस्ट. नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती हो गई ना तो तुमको माफ कर देंगे. अरे क्यों माफ कर देंगे? ये लिखना ही वॉइड हो जाएगा. हाँ, लेकिन अगर ट्रस्टी है तो भाई ह्यूमन ही एरर होता है ना. ये एक्चुअली इंडिविजुअल को ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर सकते, वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट ही होता है, लेकिन वो चलाते तो ह्यूमन है, कभी एरर हो जाता है. तो you may be released from the liability only with the consent of 3/4 of the members present either in person or proxy summoned for this purpose. तो ये as it is आपको लर्न ही करना है. ड्यूटीज क्या है डिबेंचर ट्रस्टी की? देखो, ये तुम्हारी ड्यूटी है टू कम्युनिकेट विद द डिबेंचर होल्डर्स. मैंने आपको बताया था वो कम्युनिकेट करते डिबेंचर होल्डर्स की, देखो मीटिंग हो रही है, टाइम टू टाइम पेमेंट मिल रही है कि नहीं. तो वो देखेगा कि रिडम्पशन टाइम पे हो रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट दिया जा रहा है कि नहीं टाइम पे, ग्रीवियंसेस है वो एड्रेस हो रहे हैं कि नहीं. The the trustee will appoint a nominee director on the board of the company in the event of 2 consecutive default. अब ये nominee director कौन होता है? This person is representing the interest of debenture holders. तुमने 2 से ज्यादा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं किया, या फिर तुमने, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, 2 consecutive defaults हो गए. किस चीज में? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में, या फिर डिफॉल्ट हो गया इन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, या डिफॉल्ट हो गया इन क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी. मतलब तुम सही तरीके से हमारा पैसा मैनेज नहीं कर रहे. ऐसा क्या हो गया कंपनी में कि तुम रिडम्पशन नहीं कर पा रहे हो? 2 रिडम्पशंस तुमने मिस कर दी, 2 इंटरेस्ट मिस कर दी. हम अपना डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, वो देखेगा कंपनी पैसा कैसे यूज कर रही है, कंपनी क्यों रीपेमेंट्स नहीं कर पा रही है. तो डिबेंचर ट्रस्टीज अपना नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे. In order to protect the interest, the trustees will convene a meeting of the debenture holders. अगर requisition मतलब request मिल जाती है in writing signed by the debenture holders holding at least 10%, 1/10 of the value मतलब 10%. तो अगर 10 लाख के debentures issue किए हैं तो उसका 1/10 मतलब 1 लाख का 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपीस का अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आप एक रिटर्न रिक्वेस्ट देकर कंपनी डिबेंचर होल्डर की मीटिंग भी बुलवा सकते हो. तो ट्रस्टी वो अरेंज करके देगा. अब हाँ, सो दैट वाज ऑल अबाउट लायबिलिटी. ठीक है, ड्यूटीज क्या है? नेक्स्ट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. ओके, अब लायबिलिटी और क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन में लिखा है तो बट उसके अगेंस्ट कोई प्रोविजंस नहीं दिए, शायद भूल गए वो लोग. तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर क्या, क्यों क्रिएट करते हैं, कैसे करते हैं? देखो, इसका मेन एम यही है टू क्रिएट सम मनी फॉर रिडम्पशन. थोड़ा पैसा साइड में रखो ताकि रिडम्पशंस हो पाए. डीआरआर का यही पर्पस होता है. डीआरआर कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उसके अलावा कोई पर्पस नहीं होता है. डीआरआर कैसे क्रिएट करोगे? आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड. मतलब आप सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व्स ही यूज कर सकते हो फॉर क्रिएशन ऑफ डीआरआर. अगर पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गए तो डीआरआर उस पोर्शन पे क्रिएट किया जाएगा जो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मतलब जो मुझे रिडीम करना है. रिडीमेबल पोर्शन पे ही डीआरआर क्रिएट किया जाएगा. डीआरआर सिर्फ रिडम्पशन के लिए क्रिएट किया जाता है और एक्चुअल मनी तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ना वो, इसीलिए उसके लिए डीआरएफ क्रिएट करते हैं, दैट इज डिबेंचर रिडम्पशन फंड क्रिएट किया जाता है. तो जो फंड होता है ना, यहाँ पे जैसे डीआरएफ मैंने लिखा है, तो डीआरएफ इज बेसिकली यूज्ड फॉर सेटलिंग द इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पेमेंट्स व्हिच आर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर. दिस रिप्रेजेंट्स एक्चुअल मनी. ठीक है, तो कैसे क्रिएट करते हैं डीआरआर? मैंने यहां पर आपको एक टेबल दी है. तो डीआरआर कैसे क्रिएट करेंगे? देखो, अगर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, मतलब इनमें गवर्नमेंट की होल्डिंग है, जैसे आपका एग्जिम बैंक हो गया, नाबार्ड हो गया, ठीक है, सिड भी आ जाता है इसमें. ओके, देन नेशनल हाउसिंग.
तो इनका डिफॉल्ट करना ना के बराबर है, मतलब ये इम्पॉसिबल है कि ये लोग डिफॉल्ट कर देंगे। तो ये लोग पब्लिक इशू करें या प्राइवेट प्लेसमेंट करें, इनका रिस्क बहुत कम है, तो कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिसमें गवर्नमेंट ने 51% रखा हुआ है, तो इनका भी डिफॉल्ट करने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इनको डीआरआर रखना पड़ेगा, लेकिन डीआरएफ नॉट नेसेसरी, ठीक है। डीआरआर तो क्रिएट करना पड़ेगा, डीआरएफ नहीं क्रिएट करना, क्योंकि डिफॉल्ट बहुत लाइक नेग्लिजिबल ही है ना। तो डीआरआर क्रिएट करना है, डीआरएफ नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। कितना करना है? सेम एज एनबीएफसी। एनबीएफसी में 0 ही है, नॉट एप्लीकेबल ही है, ठीक है। अब आगे जाके वो एनबीएफसी को कुछ रेट अगर अप्लाई करेंगे तो इनको भी हो जाएगा। अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है, इनको डीआरआर क्रिएट करना है, लेकिन कितना? एनबीएफसी जितना। एनबीएफसी को फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो इनको भी कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो और अगर आप पब्लिक इशू कर रहे हो, तो आपको डीआरआर तो क्रिएट नहीं करना है, डीआरएफ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो कुछ भी क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने पूरा टेबल में ही लिख दिया है, आपको ये टेबल एज इट इज में समझ आ जाएगा। 15% मुझे डीआरएफ क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया 50% किस चीज का करना है। अब ये समझने में ना स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। 50% ऑफ व्हाट? 50% of the debentures maturing during the year ending on 31st March of the next year. अब ये नेक्स्ट ईयर मतलब क्या होता है, इसको हम लिख के कर लेते हैं। लॉ बोलता है कि 30th अप्रैल ऑफ द करंट ईयर में, अब सपोज लेट्स टेक एग्जांपल्स ओनली, 1/4/2024 लेती हूं मैं, मेरा ईयर बिगिन होता है और ईयर एंड होगा 31 मार्च 2025 को। तो 30th अप्रैल तक, ठीक है, 30th अप्रैल 2024 तक, ठीक है, 30th अप्रैल तक मुझे डीआरएफ क्रिएट करना है। किस चीज का करना है? 15% ऑफ डिबेंचर्स, बट which are maturing by 31st March of 2026, okay, which are maturing by 31st March 2026, मतलब नेक्स्ट ईयर वाला ना। तो क्रिएट 30 डेज में करना है। कितना? 15% ऑफ डिबेंचर्स विच आर मेच्योरिंग बाय 31st ऑफ मार्च 2026, मतलब नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इस साल में जो मेच्योरिटी का अमाउंट है उसका 15% मुझे आज डीआरएफ क्रिएट करना है, और वो मैं इधर इधर सब इन्वेस्ट करूंगी। यहां पर मुझे इन्वेस्ट करना है जो बहुत रेडीली रिडीम हो जाएगा, मनी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकती है। प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट shall not at any time fall below 15% of the amount of debentures maturing during the year ending of 31st March of that year। मतलब क्या? आपका जो डीआरएफ का क्लोजिंग अमाउंट है ना, वो कभी भी इससे कम नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी मोर देन और इक्वल टू 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स maturing during the current year, that is मेरे एग्जाम्पल में 31st मार्च 2025, ठीक है। ओके, और ये जो अमाउंट है वो सिर्फ डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए यूज कर सकते हो, ये भी आपको शायद आ सकता है। अनलिस्टेड कंपनी में यहीं पे डीआरएफ करना है और एक ही जगह पे डीआरआर भी क्रिएट करना है। इधर यस है, यहां पर भी यस था, लेकिन जितना एनबीएफसी को है उतना, एनबीएफसी को तो कुछ भी नहीं है। अनलिस्टेड कंपनी में
एक्सेप्ट ये लिखा हुआ, देखो हर जगह पे एक्सेप्ट वन, क्योंकि इनका डिफॉल्ट करने का चांस नहीं है ना, एक्सेप्ट वन इसीलिए लिखा हुआ है। तो डीआरएफ क्रिएट करना है, लेकिन डीआरआर भी करने हैं 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। तो ये एप्लीकेबल होगा अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, ठीक है। तो अगर आपने ये टेबल एज इट इज कर लिया, यू आर सॉर्टेड। स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर ऑन डिबेंचर्स। हमने पूरा ही रिवाइज कर लिया है। एंड ये जो बुक है मेरी, ये अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे capreetyagarwal.com। वी हैव बुक्स, लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, पॉडकास्ट भी आने वाला है अभी, रिविजन पॉडकास्ट। तो एक बार वेबसाइट जरूर विजिट करना। हमारे अगले रिविजन सेशन में हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। लेकिन उसके पहले अगर वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप जरूर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, जहां पर हम ये रिविजन कंटिन्यू करेंगे।